हेलो दोस्तों, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो मेरा लेक्चर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांगड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। आज के इस लेक्चर में हम कांगड़ा का स्टैटिक पार्ट और इसकी हिस्ट्री के उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एक एग्जामिनर आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके की पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट यही है कि यह पूरे हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। आप सभी जानते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए पूरे हिमाचल प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तो प्रथम स्थान है। तो कांगड़ा कितनी % जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, तो 21.98% जनसंख्या ओवरऑल एचपी की अकेले कांगड़ा में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान जिला कांगड़ा, मगर मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ जो कि किसी और डिस्ट्रिक्ट को शो करेगा। अगर आपसे पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। जनसंख्या घनत्व, तो इसका आंसर आएगा हमीरपुर। और हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 406 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसे नोट करके साइड में लिख लेंगे क्योंकि ये किसी और डिस्ट्रिक्ट को शो करता है। जनसंख्या पूछेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, अगर जनसंख्या घनत्व पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। दूसरी यहाँ पे महत्वपूर्ण की पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पूरे हिमाचल में अगर सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें तो शाहनगर परियोजना। ये जो शाहनगर परियोजना कहां पड़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। यहां पे भी एक चीज और नोट करेंगे साइड में आप, ये तो था कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, पर अगर आपसे ये पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना, जिसकी कैपेसिटी है 2051 मेगावाट। पार्वती जल विद्युत परियोजना जिसकी कैपेसिटी है 2051 मेगावाट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इसको भी रेक्टेंगुलर में नोट करेंगे क्योंकि ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को शो करता है। यहीं से एक और क्वेश्चन और भी बन जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे जो पुरानी जल विद्युत परियोजना वो शानन, मंडी के जोगिंद्रनगर में, जिसकी कैपेसिटी 110 मेगावाट। ये शो कर रहा है डिस्ट्रिक्ट मंडी को। ओके, तो हम कांगड़ा की बात कर रहे थे, दूसरी बात करी हमने यहाँ पे सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक लघु उद्योगों की इकाइयां कहाँ हैं, सर्वाधिक लघु उद्योग, तो सबसे ज्यादा जो लघु उद्योग है कहाँ पे है, कांगड़ा में। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सड़कों का सबसे अधिक लंबाई या सबसे अधिक सड़कें तो कहाँ पे हैं, जिला कांगड़ा में। इसके साथ में एक और नोट करके लिख लेंगे, अगर आपसे सड़कों का घनत्व पूछा है, अगर सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पूछा है, सर्वाधिक घनत्व पूछा है तो हमीरपुर। ओके, अगर और बात करें यहाँ पे तो अपराधों की दृष्टि से भी ये प्रथम स्थान पे है। अपराधों की दृष्टि से भी जिला कांगड़ा का प्रथम स्थान है। और बात की जाए अगर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो ध्यान रखेंगे धान की फसल सबसे अधिक कहाँ होती है, धान फसल सर्वाधिक तो जिला कांगड़ा में। कांगड़ा
डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कहाँ पे स्थित है वर्तमान में, तो वर्तमान में स्थित है वो धर्मशाला में। उसकी स्थापना कब हुई है, तो उसकी स्थापना पहले शिमला में की गई थी। तो हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो वर्तमान में कहाँ पे है, वर्तमान में है धर्मशाला। और धर्मशाला कहाँ पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ओके, अगर इसकी बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 3 जुलाई 1969 में। कहाँ पे, शिमला में। ओके, इसे शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था कब, 1983 में। धर्मशाला, अगर आपसे ये पूछा गया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की स्थापना कब की गई, तो 1983 में। पर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कब बना था, 3 जुलाई 1969 में। इसी के साथ आप ब्रैकेट में लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1970, इससे एक साल के बाद, याद रखेंगे 1970। ओके, इसके बाद यहां से जो क्वेश्चन आता है न्यूज़पेपर से संबंधित होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे कांगड़ा में पूछते हैं। तो न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। समाचार पत्रों की बात करें तो आप जानते हैं कि कांगड़ा के मटौर से एक न्यूज़पेपर है जो वहां से प्रकाशित किया जाता है, तो उसका नाम है दिव्य हिमाचल। तो इसमें लिखेंगे कि दिव्य हिमाचल समाचार पत्र का प्रकाशन, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है, तो मटौर से। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा क्षत्रिय तेज। ये जो क्षत्रिय तेज है यह हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पाक्षिक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1934 में। इसको रेक्टेंगुलर में लिख लेंगे आप। आपने एक और नाम सुना होगा आपका गिरिराज। तो ध्यान रखेंगे जो गिरिराज न्यूज़पेपर है ये कैसा न्यूज़पेपर था, तो साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन कहां से होता है, तो शिमला से। इस न्यूज़पेपर के बारे में हम और भी पढ़ेंगे जब आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला चलेगा, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर यहीं से ही क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, अगर इसको आप इंडिया से कनेक्ट करेंगे, भारत का, यहां लिखता हूं भारत का पहला समाचार पत्र जो कब प्रकाशित किया गया था, 1780 में। वो इसका नाम क्या है, बंगाल गजट। पर कौन सी भाषा में था, अंग्रेजी। कौन सी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में। पर अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से घुमा करके पूछा है कि पूरे भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंड मार्तंड, याद रखेंगे उदंड मार्तंड। इसका जो प्रकाशन किया गया था 1826 में। और ये कैसा न्यूज़पेपर था, पूरे भारत का हिंदी समाचार पत्र, जिसका क्या नाम है, उदंड मार्तंड। ध्यान रखिए, उदंड मार्तंड। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, और बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करता है। इसके बाद हम यहां से बात करेंगे महत्वपूर्ण मंदिरों की। टेम्पल्स कौन कौन से महत्वपूर्ण है आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला, कांगड़ा।
अगर टेम्पल की बात की जाए तो शायद आप सभी जानते हैं, जैसे ज्वालामुखी मंदिर हो गया, ब्रजेश्वरी मंदिर है जिसे आपके महमूद गजनवी ने लूटा था। तो यहाँ बहुत से मंदिर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पे वो मंदिरों से। तो यहाँ पे बहुत से मंदिर जैसे ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, और बात करें तो ब्रजेश्वरी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर। ब्रजेश्वरी मंदिर के बाद बात करेंगे तो मशरूर रॉकट मंदिर, कट मंदिर, और बात की जाए यहाँ पे तो बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर। एक मंदिर और यहाँ पे नोट लिख लेना, कुणाल पल्थी मंदिर, कुणाल पल्थी मंदिर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी मंदिर की। तो ये कौन सी शैली में बना मंदिर है? तो गुंबदाकार शैली। ये जो ब्रजेश्वरी मंदिर है ये भी आपका कौन सी शैली में है? तो गुंबदाकार शैली में बना मंदिर है। ये जो मशरूर रॉककट मंदिर है कौन सी शैली में बना मंदिर है? तो नागगर शैली। और ये जो बैजनाथ मंदिर है ये बना है शिखर शैली में बना मंदिर है। यह शिखर शैली में बना मंदिर है। इन मंदिरों से एग्जामिनर और भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम बात करें मशरूर रॉककट मंदिर की, मशरूर रॉककट मंदिर की, तो इसे क्या बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश का अलोरा। ओके, अगर इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में ललितादित्य ने करवाया था। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में ललितादित्य ने करवाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 2 या 3 बार आपसे पूछा जा चुका है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है, ये अलोरा अगर अजंता पूछा जाए आपसे, अजंता, इट मीन्स कि हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है? तो इसे रेक्टेंगुलर में लिखेंगे क्योंकि ये बोलते हैं ताबो मठ को। ताबो मठ को जो कहाँ है? स्पीति में। ओके, अगर ताबो मठ की बात की जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था शशुआद ने। कौन सी शैली में बना मंदिर है? तो समतल शैली में बना मंदिर है। इनको आप नोट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें जो कि एग्जामिनर आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैजनाथ मंदिर की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से भी 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बैजनाथ जो मंदिर है किसने बनवाया था? इसे 1204 ईस्वी में मयूक और आहुक, मयूक और आहुक 2 व्यापारियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 2 व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। बैजनाथ मंदिर का मैंने बता दिया आपको कौन सी शैली में बना मंदिर है? तो शिखर शैली में बना मंदिर, शिखर शैली में बना मंदिर। मैंने आपको शैलियों की वीडियो पढ़ा चुका हूं जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप सभी पूरे हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की शैलियों को वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। एक और मंदिर है जो ब्रजेश्वरी मंदिर है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे किसने लूटा था? तो ब्रजेश्वरी मंदिर। तो ये जो ब्रजेश्वरी मंदिर है इसे 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लूटा था,
ओके, तो ये आपके कांगड़ा के मंदिर हैं जहां से एग्जामिनर आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ की महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज के ऊपर, क्योंकि जो नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसकी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व कौन कौन से जरूरी हैं यहाँ पे। तो सभी जानते हैं कि बाबा कांशीराम, उनको पहाड़ी गांधी भी बोला था, पहाड़ी बुलबुल का खिताब भी दिया गया था। वही पढ़ेंगे वो खिताब किसने दिए थे, और पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार भी किसी को मिला था, तो उसके बारे में यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व सबसे फर्स्ट बात करते हैं बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम, तो ये बाबा कांशीराम थे, इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए कि इन्हें पहाड़ी गांधी किताब किसने दिया था, तो इन्हें पहाड़ी गांधी किसने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्हें पहाड़ी गांधी बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अब इन्हें पहाड़ी बुलबुल भी कहा जाता है, पहाड़ी बुलबुल। ये किताब दिया था सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ओके, अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला था, तो जयदेव किरण। ओके, यहाँ और भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन वो सारी मैं आपको एक और वीडियो बनी है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम उन्हीं बात करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो नेक्स्ट जो पर्सनैलिटीज है, जैसे शांता कुमार आप सभी जानते हैं, शांता कुमार सीएम भी रह चुके हैं और ये मंत्री पद पे भी थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं इसकी पुस्तकों से पूछा, इसमें कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, तो बहुत सी पुस्तकें जैसे कि राजनीति की शतरंज, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, और भी हैं जैसे धरती है बलिदान की, और बात की जाए तो देशभक्ति स्वामी विवेकानंद, और भी इसकी बहुत सी पुस्तकें जैसे कि लाजो हो गया आपका, मन के मीत, प्रवासी मीत मेरे, इसको लिख लो प्रवासी मीत मेरे, जो है जो प्रवासी मीत मेरे, ये जो प्रवासी मीत मेरे बुक है, यह इनका व इनकी पत्नी का संयुक्त संग्रह है, इनका व इनकी पत्नी का संयुक्त संग्रह है। इनकी पत्नी का नाम था संतोष शैलजा। ओके, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज है आपके, जस्टिस मेहरचंद महाजन, दीनानाथ हांदी, कैप्टन विक्रम बत्रा, फिर आपके जनरल विश्वनाथ, सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सोमनाथ शर्मा की, क्योंकि वो कौन थे, पूरे भारत के सबसे पहले चक्र विजेता, पूरे भारत के सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता की बात करें तो सोमनाथ शर्मा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। तो नेक्स्ट जो पर्सनैलिटीज है वो है सोमनाथ शर्मा। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही बनेगा कि यह पूरे भारत के सबसे पहले परमवीर
चक्र विजेता थे। इन्होंने क्या किया था तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने कश्मीर ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर शहर व अड्डे की सुरक्षा पाकिस्तान हमले से की। और कब की थी तो 3 नवंबर 1947 में। ये नोट कर लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन का नाम पूछते कौन सा ऑपरेशन था तो कश्मीर ऑपरेशन के दौरान। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपके शिमला से जो क्वेश्चन पूछा था वर्षा के ऊपर, रेनफॉल। आप सभी जानते हैं पूरे हिमाचल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो धर्मशाला में। तो फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, धर्मशाला में। अगर इसकी परसेंटेज की बात की जाए कि कितने मिलीमीटर वर्षा होती है तो ध्यान रखेंगे 3400 मिलीमीटर वर्षा अकेले धर्मशाला में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पर अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है तो 1600 मिलीमीटर। रेक्टेंगुलर में लिख लेंगे, ये तो सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज। अगर पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो हिमाचल प्रदेश में कम वर्षा तो होती है स्पीति में, और कितनी 50 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके महाराणा प्रताप सागर बांध या झील से। महाराणा प्रताप सागर, इसको और क्या बोलते हैं, पौंग झील के नाम से जानते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्थान जलमग्न हुआ था तो इसके बनने से देहरा गोपीपुर स्थान जलमग्न हुआ। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर पे है तो ये ब्यास नदी पे बनी है। ब्यास नदी और किस चीज़ का निर्माण कराती है तो कांगड़ा व कुल्लू घाटी का निर्माण भी ब्यास रिवर कराती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ब्यास रिवर के बारे में भी। अगर कांगड़ा घाटी की बात की जाए, कांगड़ा घाटी का निर्माण किस रिवर से होता है तो ब्यास नदी। तो कांगड़ा घाटी की अगर बात की जाए, कांगड़ा घाटी, तो इसका निर्माण कौन सी नदी करवाती है तो ब्यास नदी के द्वारा इस घाटी का निर्माण होता है। हम साइड बाय साइड लिख लेते हैं इसके बारे में। ब्यास रिवर के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो ब्यास नदी, सबसे पहले बात करेंगे इसके संस्कृत नेम और फिर इसका वैदिक नाम। जो इसका संस्कृत नेम है वो है विपाशा और जो इसका वैदिक नेम है वो है अर्जकिया। इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है 460 किलोमीटर। और हिमाचल में प्रवाह कितना है इस नदी का प्रवाह तो वो है 256 किलोमीटर। ओके, इसकी उत्पत्ति की बात की जाए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति होती है रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से।
रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से इसकी उत्पत्ति होती है। और अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है, ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, जो आज हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं कांगड़ा, कांगड़ा के मिरथल नामक स्थान से। कहाँ पे? कांगड़ा के मिरथल। और उसके बाद कहाँ प्रवेश करती है? उसके बाद जाती है फिर ये पंजाब में। अगर बात की जाए इसकी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी तो पार्वती नदी है। और पार्वती नदी से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ध्यान रखेंगे इसकी उत्पत्ति होती है मनतलाई झील से, कुल्लू के शमसी के पास ब्यास रिवर में मिलती है। तो इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें धातु कौन सी पाई जाती है, तो धातु इसमें जो पाई जाती है यूरेनियम। रिवर्स का भी एक और वीडियो बना है, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें सारी रिवर्स मैंने कवर करी है जो कि एग्जाम में जिससे जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, आप सभी को पता है एयरपोर्ट है आपके कांगड़ा में, एयरपोर्ट। तो हम पूरे हिमाचल की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो एयरपोर्ट है 87, याद रखेंगे 89 और 95। तो एक 1987 में बना था, एक 1989 में बना था, एक 1995 में बना था। जो 1987 में बना वो कौन सा है? जुब्बलहट्टी। और जो 1989 में बना हुआ है गग्गल, कौन सा जो आज पढ़ रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और ये जो 1995 है भुंतर, ये कहाँ पे है? कुल्लू में। ओके, तो ये इसका स्टैटिक पार्ट है जहाँ से आपसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर में पुट किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी मैंने इसकी ब्रीफ आपकी इसका स्टैटिक पार्ट और हिस्ट्री अपने दूसरे वीडियो में बना करके रखी है, जिसे आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो हम इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट्स की बात करते हैं जो इसकी हिस्ट्री से हमेशा आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? त्रिगर्त। तो त्रिगर्त की स्थापना पूछ सकते हैं, उसकी राजधानी कहाँ थी, इतना पूछ सकते हैं, राजधानी किसने बनाई थी। तो इसके इतिहास की बात की जाए, अगर हिस्ट्री की बात की जाए अगर यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बनेगा यहाँ पे कि प्राचीन काल में से किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में से त्रिगर्त नाम से जानते थे। प्राचीन काल में से किस नाम से जानते थे? तो त्रिगर्त के नाम से जानते थे। अगर बात करेंगे कि स्थापना किसने की थी, त्रिगर्त की स्थापना, तो त्रिगर्त की स्थापना की थी भूमिचंद ने। भूमिचंद ने, याद रखेंगे भूमिचंद ने इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट हिस्ट्री से क्वेश्चन, कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सुशर्मा ने। और इसी ने क्या किया था? इसी ने ही राजधानी भी स्थापित की थी। कांगड़ा किले की स्थापना कर उसे त्रिगर्त की राजधानी बनाया। ओके, और इसे किस नाम से जानते हैं जो आपका कांगड़ा किला जहां पे इसने राजधानी स्थापित की थी? राजधानी तो नगरकोट, भीमनगर, सुशर्मापुर, इन सभी नामों से जानते हैं इसकी राजधानी। कहाँ से इसकी राजधानी? नगरकोट। भीमकोट भी इसी का नाम है, सुशर्मापुर को सुशर्मा ने इसकी स्थापना की थी। त्रिगर्त का अर्थ की बात करें कि त्रिगर्त का क्या अर्थ है? त्रिगर्त का अर्थ, तो त्रिगर्त का अर्थ है तीन नदियों का संगम। तीन नदियों का संगम। अगर हम यहां पे बात करें कि कांगड़ा का त्रिगर्त का नाम कांगड़ा कैसे पड़ा, तो आप सभी को मैंने उस वीडियो में पढ़ाया भी था कि जब भगवान शिव ने जालंधर को मारा था तो जिस जगह उसके कान गिरे, बाद में वही जगह किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? कांगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनता है, कुछ आक्रमणकारी थे जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था।
तो पूछा जाता है कि जब आपके जैसे महमूद गजनवी है उसने आक्रमण किया था तो उस समय राजा कौन था, या फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था तो कितनी पुस्तकें चुरा करके ले गया था। आपका एक मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने आक्रमण किया था तो उसमें राजा कौन था, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात आक्रमणकारियों के बारे में, इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। तो आक्रमणकारियों में जो सबसे पहले नाम लिखेंगे महमूद गजनवी, उसके बाद बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक, अगर उसके बाद बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये जो महमूद गजनवी था इसने आक्रमण किया था 1009 ईस्वी में, इसने किया था 1337 ईस्वी में और इसने किया था 1365 ईस्वी में। ओके, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपके महमूद गजनवी और फिरोज शाह तुगलक, बहुत ही जरूरी है, यहाँ से एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 1009 ईस्वी में क्या किया था, ब्रजेश्वरी मंदिर को लूटा था। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में, अपने ब्रजेश्वरी मंदिर पर आक्रमण किया, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। और ये जो ब्रजेश्वरी मंदिर है ये आपके भूकंप के कारण भी क्षतिग्रस्त हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये जो यह मंदिर है भूकंप से भी क्षतिग्रस्त हुआ। तो भूकंप की बात करें, इसकी पूरी डेट्स पूछी जाती है। 4 अप्रैल 1905 में भूकंप आया था जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हुआ था। ओके, अगर बात करेंगे जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उसमें कांगड़ा का राजा कौन था, तो उसमें कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद्र राजा था। ओके, अगर बात करें कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पे आक्रमण किया उसमें कांगड़ा का राजा कौन था, तो पृथ्वी चंद। और जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था रूपचंद, यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में ही, राजा था पृथ्वी चंद और इस टाइम राजा था रूपचंद। ठीक है जी, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसने क्या किया था, इसने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था, ले गया। जिनका फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे फारसी में अनुवाद किया था इजूबुद्दीन खालिद खान ने। जब इनका फारसी में अनुवाद किया तो किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी, तो यह पुस्तकें बाद में दलीले फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध हुई, के नाम से प्रसिद्ध हुई। ओके, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं जी, क्योंकि कांगड़ा रियासत चली है तो कांगड़ा रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ है, तो संसार चंद। उसके बारे में आपको पढ़ा भी चुका हूं, हमारे दूसरी वीडियो डली है जहां पे पूरा ब्रीफ भी पढ़ाया हुआ उसके बारे में। जैसे आपसे पूछा जाए कि संसार चंद के पतन का कारण क्या रहा था, तो बिलासपुर पर आक्रमण 1795 ईस्वी में, कई बुक्स पे 94 भी लिखा है। जब इसने बिलासपुर पे आक्रमण किया उसमें बिलासपुर का राजा था महानचंद, तो महानचंद की हार हुई थी। बाद में महानचंद ने गोरखाओं की सहायता मांगी कि संसार चंद से युद्ध करने के लिए। फिर संसार चंद को गोरखाओं ने कहाँ पे हराया था, हमीरपुर के महल मोरिया में। जब हमीरपुर के महल मोरिया से हराया तो उसे कांगड़ा किले में कैद रखा गया। वहाँ से एक नौरंग वजीर की सहायता से कांगड़ा किले से भागकर उसने ज्वालामुखी संधि की थी रणजीत सिंह के साथ। और जब रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी संधि की तो वापस फिर रणजीत सिंह ने किसको हराया था, गोरखाओं को। और संसार चंद ने उसको क्या दिया था, कांगड़ा किला और 66 गांव उपहार में दिए थे। तो ये सारा मैं अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर के आप उसको पूरा देख सकते हैं। क्योंकि आज के इस लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जामिनर बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है, क्योंकि यह एग्जाम में किस एग्जाम में बहुत जरूरी है। तो आपका टैट हो गया, कमीशन हो गया, अलाइड हो गया, एचएस या जितने भी हिमाचल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो चलिए आगे हम बात करेंगे। और भी यहाँ पे रियासत जैसे नूरपुर रियासत हो गई, गुलेर रियासत, सिब्बा रियासत, दत्तारपुर रियासत। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नूरपुर रियासत के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर गुलेर रियासत की बात करें तो इसकी स्थापना की थी हरिचंद ने। पर हम यहाँ पे अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो रियासत है वो है हमारी गुलेर रियासत, जिसके बारे में हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। गुलेर और नूरपुर रियासत। तो गुलेर का मैंने बता दिया, इसका स्थापना किसने की थी? हरिचंद ने। बाकी मैं इसका पूरा वीडियो बना चुका हूँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम नूरपुर रियासत की। तो ये जो नूरपुर रियासत है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है, प्राचीन नाम। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो धमेरी या धामिन भी इसी को ही बोलते हैं, धमेरी या धामिन। इसकी स्थापना की बात की जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में जेठपाल ने की। यहां से जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धमेरी का नाम नूरपुर कैसे पड़ा, तो ध्यान रखेंगे इसका यह नाम नूरजहां के नाम पे पड़ा है, नाम पर पड़ा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नूरजहां ने कांगड़ा की यात्रा कब की थी, तो ध्यान रखेंगे जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ 1622 ईस्वी में धमेरी आया। जब इसने 1622 ईस्वी में धमेरी की यात्रा की, उसमें राजा कौन था? तो उसमें राजा था जगत सिंह। और ये जो जगत सिंह था नूरजहां को किस नाम से, क्या कह के पुकारता था? तो बेटी। लिख सकते हैं यहाँ पे जगत सिंह नूरजहां को बेटी कहकर पुकारता था। ओके। और इसी नूरजहां के नाम पे आपका धमेरी का नाम क्या रखा गया था? नूरपुर रखा गया। और रियासत, जैसे और रियासत की बात करें यहाँ पे जो बच जाती है, जैसे कि सिब्बा रियासत हो गई आपकी, सिब्बा रियासत। इसकी स्थापना 1450 में की थी शिवराम ने। और रियासत बात की जाए यहाँ पे तो दत्तारपुर रियासत है, इसकी स्थापना दत्तारचंद ने की थी 1550 में। और एक और रियासत यहाँ पे बगाहल रियासत, जिसकी स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? चंद्रवंशी राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहाँ से एग्जाम में आपसे बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट असम के बारे में और जानेंगे उन सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स के बारे में जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक असम। सबसे पहले बात करते हैं असम के राज्य के रूप में गठन कब हुआ था। तो इसका राज्य के रूप में गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। ऐसा डेट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यहाँ से। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आगे अपने लेक्चर में बराबर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल की बात, तो असम की राजधानी है दिसपुर। जैसा कि आप सबको पता होगा असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, तो उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल ये इनके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके राज्यपाल की। तो इनके राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। कौन है इनके राज्यपाल? जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट है वो है असम का हाई कोर्ट।
अगर हम असम के हाई कोर्ट की बात करें तो ये है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी इनका क्या है, उच्च न्यायालय है। और यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो वर्तमान में 4 राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय है। अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में अगर बात कर लें, जो आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है तो ये फॉर्म हुआ था 1971 में और 2013 तक दिस हाई कोर्ट इज द हाई कोर्ट ऑफ 7 सिस्टर्स स्टेट्स, कि ये जो आपका उच्च न्यायालय था जो 1971 में फॉर्म हुआ था वो 2013 तक 7 जो आपके बहने प्रदेश राज्य हैं, जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उन सबका ये संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हुआ करता था। कब तक? 2013 तक। और अगर हम बात करें 2013 के बाद, तो अब ये वर्तमान में ओनली 4 स्टेट्स कंबाइंड हाई कोर्ट। तो यहाँ मैंने 2 चीजें आपके साथ डिस्कस करी हैं। एक है आपका 7 सिस्टर स्टेट्स। तो सबसे पहले तो ये भी आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुट किया जाता है कि विच स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, या आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से सेट किए गए होंगे, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच स्टेट इज पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। तो आपको आइडेंटिफाई करने को आता है कि कौन सा जो राज्य है वो 7 बहने प्रदेश का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में बता देता हूं। 7 सिस्टर स्टेट्स, तो ये कौन कौन सी हैं 7 सिस्टर स्टेट्स? इसको ये जो हमारे पूर्वी भारतीय राज्य हैं उनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, बोला जाता है उनको 7 सिस्टर। तो ये कौन कौन सी हैं, हल्के से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। एटीएम आना मामी, ये आपका ट्रिक है जिससे आप इन 7 सिस्टर स्टेट्स को याद रख सकते हैं। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट टी से आपका आता है त्रिपुरा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एम से आता है आपका मेघालय। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये डबल ए है, इससे आता है आपका असम। एन ए से आपका आता है नेक्स्ट नागालैंड। नेक्स्ट एम ए से आपका निकल के आता है मणिपुर। और लास्ट आपका एम आई से निकल के आता है मिजोरम। तो ये जो 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि आपको जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए होंगे। सपोज करिए आपके पास दे दिया मेघालय, असम, नागालैंड और उड़ीसा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन 4 में से कौन सा राज्य जो है 7 बहनों प्रदेश का पार्ट है या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये 7 राज्य पता होना चाहिए कि कौन से राज्य जो है वो 7 सिस्टर स्टेट्स में काउंट किए जाते हैं। तो ये है वो 7 राज्य। तो हाई कोर्ट की हम बात कर रहे थे कि 1971 में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट फॉर्म किया गया था तो इन 7 राज्यों के लिए किया गया था। पर वर्तमान में अब ये 2013 के बाद ये हाई कोर्ट कितने राज्यों के लिए है? केवल 4 राज्यों के लिए। मैं यहाँ आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आपने नोट कर लेना है इनको। अब वर्तमान की अगर बात करें 2013 के बाद अरुणाचल हो गया, असम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका मिजोरम हो गया और एक आपका नागालैंड हो गया। ये 4 राज्य जो मैंने हाईलाइट करे हैं, इन 4 राज्यों के लिए वर्तमान में गुवाहाटी हाई कोर्ट कार्य करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जो इनकी राजकीय भाषा है तो वो है आपकी असमीज, बंगाली और बोडो। ये इनकी राजकीय भाषाएं हैं। असमीज, बंगाली और बोडो इनकी राजकीय भाषाएं हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो थी इनसे इसके पॉलिटिकल फॉर्मेशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आगे हम बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में। की पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेट के, जहां से आपको क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है और काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये जो मैं आपको कुछ 7-8 पॉइंट लिखवाऊंगा, इनको आपने ध्यान से सुनना है और अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि इनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो असम की सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो असम की सबसे पहली विशेषता है आपकी डिगबोई।
डिगबोई। डिगबोई अगर आपने नाम सुना हो तो आपको पता होगा, या नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। डिगबोई भारत और एशिया का पहला क्षेत्र है जहां सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। ठीक है, तो डिगबोई क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑयल वेल रिजर्व, ऑयल वेल जो है सबसे पहले खोदा गया था। तो इसके बारे में मैं बताता हूं आपको कि डिगबोई एशिया और भारत, एशिया और भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। तेल का कुआं खोदा गया, खोदा गया। कहां खोदा गया था? ये आपके डिगबोई असम में। कब खोदा गया था? ये खोदा गया था 1866 में। और एक और क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाता है, वो क्या है? एक और क्वेश्चन इसी के बारे में, सेकंड एस्पेक्ट है जो ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी। तो इसका आंसर भी क्या बनता है? डिगबोई, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1901 में, 1901 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ एक मिलता जुलता क्वेश्चन जो मैंने आपको गुजरात जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि भारत की सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के बारे में पूछा जाता है तो ये कहाँ है? जामनगर गुजरात में है। और सबसे पुरानी के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कहाँ है? डिगबोई में है। पहला तेल का कुआं पूरे एशिया में कहाँ खोदा गया? डिगबोई में खोदा गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका था जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है आपका माजुली। माजुली के बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माजुली से भी काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माजुली क्या है? ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। और कहां है ये स्थित आपका? ये है आपका असम में। इससे जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण जानकारियां, अगर हम बात करते हैं कि ये रिवर आइलैंड है तो कौन सी नदी इसको बनाती है? तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका माजुली द्वीप है कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। सेकंड आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां याद रखना है वो है माजुली बिकम फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये भारत का पहला नदी द्वीप जिला बना है। कब बना था ये? 2016 में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माजुली से जुड़ा हुआ है कि ये एक ऐसा जिला है जो नदी द्वीप है और ये भारत का ऐसा पहला जिला बना जो नदी द्वीप के रूप में था। माजुली 2016 में इसको जिला घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो ये है आपका लार्जेस्ट रोड या आप रिवर ब्रिज भी इसको कर सकते हैं। लार्जेस्ट रोड या रिवर ब्रिज इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सेतु या सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो ये भी आपका असम में आता है। ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु। और इसी को ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। ढोला सदिया पुल या डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल का क्या है, क्या विशेषता है इस पुल की? ये भारत का सबसे बड़ा रोड या सबसे बड़ा नदी पुल है। सबसे बड़ा नदी पुल की अगर बात की जाती है, सबसे लंबे नदी पुल की, तो क्या है? डॉक्टर भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल। और अगर ये सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9150 मीटर्स।
9150 मीटर लंबा है और इसी के साथ ये भारत का सबसे लंबा पुल है। और अगर किलोमीटर्स में बात करें तो 9.15 किलोमीटर्स, ये क्या है आपका भारत का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है, जो एक और पुल है असम में, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने एक चीज मिस कर दी, ये पुल जो है किस नदी पर स्थित है, रिवर के बारे में भी पूछा जाता है कि जो आपका ढोला सदिया या डॉक्टर भूपेन हजारिका जो ब्रिज है या सेतु है, ये किस नदी पर है, ऑन रिवर लोहित नदी के ऊपर स्थापित है, जो कि आपकी एक क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की ही उपनदी है लोहित नदी, जिसके ऊपर ये क्या है, भारत का सबसे लंबा पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल स्थापित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरे पुल के बारे में बात करते हैं जो आपका असम में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये ब्रिज है आपका बोगीबिल ब्रिज। अब अगर आपने इस पुल के बारे में सुना है तो आपको इसकी विशेषता पता होगी, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। बोगीबिल ब्रिज जो है क्या है, इंडियाज लार्जेस्ट रोड कम रेल ब्रिज, भारत का सबसे लंबा सड़क व रेल पुल कौन सा है, बोगीबिल पुल है। ये कहां है, ये भी आपका असम में है। और अगर हम इसकी बात करें कि किस नदी के ऊपर है, तो रिवर है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है आपका बोगीबिल पुल। और इसकी विशेषता क्या है, ये रोड कम रेल ब्रिज है, दो तरह का ये ब्रिज है। इस पे आपके जो कॉमन ट्रैफिक है, जो बसेस वगैरह हैं, गाड़ियां हैं, वो भी चलती हैं और आपकी ट्रेन्स भी चलती हैं। तो ये दो तरह का कंबाइंड पुल है और ये सबसे लंबा इस तरह का पुल है। अगर हम इसकी बात करते हैं लेंथ की, तो इसकी लेंथ है 4940 मीटर। ये कितना लंबा है, 4940 मीटर ये लंबा पुल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात कर ली यहाँ जो दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, एक माजुली और दूसरा डिगबोई। उसके बाद हमने बात करी दो तरह के ब्रिजेस की जो काफी इंपॉर्टेंट है असम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन के बारे में कि कौन से विशेष उत्पाद हैं यहाँ से जिनकी इंपॉर्टेंस असम में काफी ज्यादा है। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो टी एंड बैम्बूस क्या है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड बैम्बूस इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा चाय और सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, असम है। ध्यान में रखेंगे, सबसे ज्यादा चाय भी कहां होती है और सबसे ज्यादा बैम्बूस बांस भी कहां होता है, आपके असम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जीआई टैग है वो है मोगा सिल्क के को इनका जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का साइन इनको बनाया गया है। मोगा सिल्क काफी इंपॉर्टेंट है असम के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके स्टेट एनिमल की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक जानवर है जिसकी कारण जो है असम काफी फेमस है और वो जानवर केवल और केवल भारत में कहां पाया जाता है, असम में पाया जाता है। तो वही इनका स्टेट एनिमल भी है, राजकीय पशु भी है। क्या है ये, एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनो। ये कहां पाया जाता है, केवल और केवल आपके काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो स्थित है वहां ये पाया जाता है। और ये जो नेशनल पार्क है विश्व धरोहर भी है, इसको मैं आगे आपको नेशनल पार्क्स में भी पढ़ाऊंगा। पर आपको फिलहाल यहाँ क्या ध्यान रखना है कि असम का स्टेट एनिमल कौन सा है, एक सींग वाला गैंडा है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है और वो क्या है, डिब्रूगढ़। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जब मैंने आपको तमिलनाडु के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है, तो वो थी आपकी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहां आता है, डिब्रूगढ़ आता है आपका असम में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिब्रूगढ़ कहां स्थित है, असम में है। और इसकी क्या विशेषता है कि भारत की सबसे लंबी रेल लाइन
जो है वो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है। और डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। जो ट्रेन यहाँ पे चलती है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। इसके बारे में सारे एस्पेक्ट आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले। तो ये कुछ एक विशेष बातें थी जो यहाँ आपको असम के बीच में ध्यान में रखनी है। असम जब भी आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और जब तक याद ना हो बार बार इनको ट्राई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम डैम्स एंड रिवर्स के बारे में। कौन कौन से बांध और कौन कौन से नदियां यहाँ खास हैं। तो डैम्स की बात करें तो यहाँ जो है खांगदोंग डैम जो कि कोपिली नदी पर स्थित है, कोपिली रिवर पर स्थित है। उमरोंग बांध ये आपका किस नदी पे है? उमरोंग नदी पे है। पगलादिया डैम या पगलादिया बांध ये किस नदी पे है? ये भी आपका पगलादिया नदी पर है, रिवर पर है। तो ये आपके यहाँ 3 इंपॉर्टेंट बांध है। खांगदोंग डैम काफी इंपॉर्टेंट है, कोपिली नदी पे है। उमरोंग बांध उमरोंग नदी और पगलादिया बांध पगलादिया नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परियोजनाओं के बारे में। कौन सी परियोजनाएं जो हैं यहाँ इंपॉर्टेंट है। पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ कोपिली हो गया, उमरोंग हो गया और रंग नदी ये आपकी इंपॉर्टेंट क्या है? परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो असम में आती हैं। कोपिली, उमरोंग और रंग नदी जल विद्युत परियोजनाएं, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके डांसेस के बारे में। डांसेस की अगर हम बात करते हैं तो डांसेस में 2 तरह के डांसेस मैंने आपको बताए हैं। एक होते हैं आपके फोक डांस लोक नृत्य और एक होते हैं आपके क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य। तो क्लासिकल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस किसी लेक्चर में बताया था कि हमारे भारत में केवल 8 शास्त्रीय नृत्य और वहां मैंने बताया था कि असम से एक आपका क्लासिकल डांस आता है। तो सबसे पहले डांसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको यहाँ के जो क्या है डांसेस हैं वो ध्यान में रहेंगे। तो ट्रिक है कि असम की बहू नमक से खेले। क्या ट्रिक है? असम की बहू नमक से खेले। तो अगर असम की बात करें तो असम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि हम किसके डांसेस के बारे में बात करने वाले हैं? असम के डांसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका बहू। तो बहू से यहाँ काफी इंपॉर्टेंट डांस है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिहू नृत्य या बिहू जो है वो डांस है, फोक डांस है, लोक नृत्य है। कहाँ का? आपके असम का। और इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बिहू जो है वो क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस बिल्कुल नहीं है, ये क्या है? आपका फोक डांस है, लोक नृत्य है असम का। नेक्स्ट आपका नमक से न वर्ड उठाते हैं और नाग नृत्य या नट नृत्य ये भी कहाँ होता है? ये भी आपका असम में होता है। नेक्स्ट म वर्ड उठाते हैं और म वर्ड से आपका महारास ये भी कहाँ की फोक डांस है? ये भी आपका असम का फोक डांस है। नेक्स्ट बात करें हम क से तो कली खेल ये भी कहाँ का नृत्य है? ये भी आपका असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं से तो से आपका जो डांस है वो है सत्रिया। ये क्या है? क्लासिकल डांस है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि असम से कौन सा क्लासिकल डांस है? सत्रिया। और ये कहाँ है? असम में आता है। 8 में से एक डांस है सत्रिया और ये क्लासिकल डांस है। इसको आपने ध्यान से रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है खेले वर्ड से तो खेले से खेल गोपाल। तो ये है यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। फोक डांसेस की बात करें तो बिहू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहू नृत्य तो ये फोक डांस है। क्लासिकल की बात करें असम से तो वो है सत्रिया। और ये ध्यान में रखना है आपको, इन दोनों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि कौन सा फोक डांस है, कौन सा क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डांसेस के बाद हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में। तो फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो फेस्टिवल्स में अम्बू बच्ची
मेला, काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उसके अलावा एलिफेंट फेस्टिवल, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कहां? असम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहुला, तो ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका? असम का। क्या क्या? अम्बुबच्ची मेला, एलिफेंट फेस्टिवल और बिहुला। इसके अलावा यहाँ एक टी फेस्टिवल होता है, तिस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टी फेस्टिवल और एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ होते हैं? असम में होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को आप। अम्बुबच्ची मेला है, एलिफेंट फेस्टिवल है, बिहुला है और टी फेस्टिवल, तिस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल, ये भी कहाँ होता है? असम के ये फेमस फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, वो है आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो यहाँ से काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ के नेशनल पार्क जो है आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है इस बार के किसी एग्जाम में ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं इनके नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क के लिए भी आपको एक छोटी सी पंच लाइन मैं बता रहा हूँ जिससे आप नहीं भूलेंगे असम के जो नेशनल पार्क हैं। तो जो पंच लाइन है वो कुछ इस तरह से है कि मानस एंड दीबू ईट ऑरेंजेस, मानस एंड दीबू ईट ऑरेंजेस एंड sing a song name कजरारे। ठीक है, तो ये पंचलाइन है कि मानस और दीबू, दो लोग हैं मानस और दीबू, वो क्या कर रहे हैं? ईट ऑरेंजेस, वो संतरे खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं और सिंग अ सॉन्ग, और एक गाना गाते हैं नेम कजरारे। ठीक है, काफी फेमस गाना है। तो यहाँ से आपकी ये पंचलाइन है जिससे डिकोड होंगे यहाँ के नेशनल पार्क। तो सबसे पहले मानस, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मानस नेशनल पार्क। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्या है? टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट है आपका मानस, और मानस कहाँ आता है? आपका असम में आता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड वन है आपका डिब्रू शेखोवा, ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन इंडिया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑरेंज नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? असम में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये आपके साइलेंट वर्ड्स हैं ये सॉन्ग। अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है नेम, तो नामेरी, ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है असम के अंदर। और लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट वो है काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। और इसकी विशेषता मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि यहाँ वन हॉर्न राइनोस मिलते हैं। एक सींग वाला गैंडा भारत में केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में स्थित है। और ये वन हॉर्न राइनो जो है विलुप्त होती प्रजाति है। इस वजह से जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है और जो आपका मानस नेशनल पार्क है, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में मैं काफी बार आपको बता चुका हूं। तो असम से ये दो जगह है, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल पार्क के बाद यहाँ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में। एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई, ये क्या है? यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई, और ये भी कहाँ है? ये आपका गुवाहाटी में स्थित है असम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की। कौन से मंदिर विशेष हैं आपके असम से? तो इसके लिए भी एक और पंचलाइन, आज का लेक्चर पंचलाइन के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, काफी जल्दी ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो टेम्पल्स के लिए आपको क्या पंचलाइन याद रखनी है कि लंकेश्वर में
उमानंदा, लंकेश्वर में उमानंदा और कामाख्या, कामाख्या के नवग्रह देखे। नवग्रह देखे, किसने देखे? लंकेश्वर ने उमानंदा और कामाख्या के नवग्रह देखे। तो इसी में आपके सारे इंपॉर्टेंट टेंपल है। नंबर 1 की बात करते हैं तो लंकेश्वर टेंपल कहाँ है? लंकेश्वर टेंपल, तो ये भी आपका असम में है। सेकंड वन की बात करें तो उमानंदा, उमानंदा टेंपल कहाँ है? उमानंदा टेंपल भी आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं कामाख्या टेंपल, तो कामाख्या, कामाख्या टेंपल, वैसे तो ये काफी जगह है भारत में, काफी सारी जगह कामाख्या नाम से मंदिर है, पर अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है तो कामाख्या टेंपल आप असम का ही बताओगे, यहाँ से काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका टेंपल है नवग्रह टेंपल, नवग्रह टेंपल, तो ये भी कहाँ है? ये भी आपका असम में है। तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट टेंपल्स थे और ये सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।